नमस्कार, मैं आपका अरुण कुमार स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज हम पहुंच चुके हैं क्लास 9th के चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है आपका हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आइए पहले इसको थ्रोली हम देखते हैं, एक ब्रीफली एक्सप्लेनेशन करते हैं, समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी को, टर्म्स को, और उसके बाद फिर हम ओरिजिनल एनसीईआरटी की किताब पे चलेंगे और उसको लाइन बाय लाइन पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना समय को जाए किए सीधे से कंटेंट पे आते हैं। क्या कह रहा, सो देखो। पहला कह रहा कि सर पदार्थ क्या है, क्या है पदार्थ। पदार्थ क्या, पहला सवाल यही है कि क्या है पदार्थ। तो देखो, पदार्थ क्या है? जिसको हम छू सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, जिसका अपना कोई ना कोई द्रव्यमान होता है, कुछ जगह घेरता है, उसी को तो पदार्थ कहते हैं। जिसे क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, जिसे महसूस कर सकते हैं, जो क्या करता है, जगह छेकता है। जगह छेकता है, क्या करता है, जगह छेकता या घेरता है। जिसका क्या होता है, जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका क्या होता है, द्रव्यमान होता। ये क्या है, ये सभी पदार्थ कहलाएंगे। ये पदार्थ के भौतिक, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर। जैसे कि मैं पदार्थ हूं या ना, हाँ, मैं तुम और वो पदार्थ है। कौन, मैं तुम और वो, मैं आप और वो, वे कौन है, पदार्थ। ये पदार्थ है, ये पदार्थ है, माइक पदार्थ है, घड़ी पदार्थ है, बोर्ड पदार्थ है, मोबाइल पदार्थ है, जिस पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, कलम पदार्थ है, कॉपी पदार्थ है, किताब पदार्थ है। ये सारी चीजें, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा लेकिन हवा है यहाँ पे। हवा एक पदार्थ है क्योंकि एक स्पेस लेता है, इसमें कुछ द्रव्यमान होते हैं। तो जो जगह लेता है, जिसका द्रव्यमान होता है, जिसे छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सभी क्या है, पदार्थ है, मैटर। पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। जैसे अगर उदाहरण में बोला जाए तो जैसे कुर्सी, टेबल, चेयर, किताब, किताब, कलम, नहीं, बोर्ड, पेन, मैं, सब क्या है, पदार्थ। अगर मेरे से पूछेगा फलाना नाम का व्यक्ति पदार्थ है कि नहीं है, पदार्थ है। अरुण पदार्थ है कि नहीं, पदार्थ, बिल्कुल पदार्थ। कोई भी पदार्थ ही है। मेरे से पूछेगा कि मैं पदार्थ हूं कि नहीं हूं, तो भैया मैं पदार्थ। आज समझ में आ गया क्या। चलिए, तो ये सभी के सभी क्या है, आपके पदार्थ। ओके, चलो। अब पदार्थ की कुछ अवस्थाएं होती हैं। क्या होती है पदार्थ की अवस्थाएं, इसको देखते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर। ये स्टेट का मतलब होता है किस रूप में पाया जाता है, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, देखो। यूं तो पदार्थ के मुख्य रूप से 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सा, आइए इसको देखने का हम करते हैं प्रयास। इसको देखने का हम करते हैं क्या, प्रयास। क्या है, आओ देखते हैं। तो देखिए, प्रथम 3 अवस्थाएं कौन कौन है। ये तो आप जानते हैं कि प्रथम 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, और चौथी अवस्था है प्लाज्मा। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था। और 5वीं अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। एग्जाम में ये पूछ लेता है कि प्लाज्मा कौन सी अवस्था है, तो फोर्थ, चौथी अवस्था है। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कौन सी अवस्था है, तो फिफ्थ स्टेट। ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा जो है उच्च ताप पर बनता है। जब कोई गैस है, उसके
परमाणु में से जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है, या तो कुछ इलेक्ट्रॉन को या बाहर, या जो समस्त इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो गैसों का जो ये आयनित रूप हो गया वही प्लाज्मा होता है। तो ये आप जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉलिड, लिक्विड, इसको क्या बोला जाता है? गैस बोला जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि क्या पदार्थ की अवस्थाओं का परिवर्तन होता है क्या, तो हाँ, बिल्कुल होता है। पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कन्वर्ट होते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर ठोस, द्रव, गैस की बात करें तो आपसे पूछ लेगा कि सर जो ठोस है इसका आयतन क्या होता है, इसका आकार क्या होता है? देखो, तो अगर ठोस का आयतन पूछेगा तो ये भी निश्चित होता है, आकार पूछेगा तो ये भी निश्चित होता है। आयतन भी निश्चित और आकार भी निश्चित। द्रव के बारे में पूछेगा अगर, तो समझिए, द्रव का आयतन निश्चित होता है। आयतन क्या? आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार और निश्चित। जिस बर्तन में रखा जाए द्रव उसी आकार का रूप ले लेता है। तो इसका आयतन तो निश्चित है, लेकिन आकार क्या होता है? अनिश्चित होता। वही अगर गैस के लिए पूछेगा आयतन, तो ये भी अनिश्चित होता है, और जो आकार की बात करेंगे ये भी अनिश्चित होता है। तो आयतन भी निश्चित, आयतन भी अनिश्चित और आकार भी अनिश्चित होता है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगे। चलिए हम आगे आते हैं। कह रहा पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। तो पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होते हैं क्या? होते हैं। ताप देकर, दाब देकर हम उसके पदार्थ की अवस्थाओं को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कोई ठोस है तो उसको द्रव में कन्वर्ट कर सकते हैं, द्रव को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाष्प में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई बर्फ है, उसने हमें थोड़ा सा ताप देकर इसको हमने जल में कन्वर्ट कर लिया, और देकर थोड़ा वाष्प में कन्वर्ट कर सकता हूं। वाष्प को मैं जल में, जल को फिर मैं बर्फ में कन्वर्ट कर सकता हूं। ऐसा मैं कर सकता हूं। ये पदार्थ की क्या होती है? अवस्थाएं हैं जिन्हें आप परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन अवस्थाओं को परिवर्तित करने के लिए किस चीज पर? एक तापमान पर निर्भर करता है, ताप पर, और दूसरा किस पर? दाब पर। तापमान में परिवर्तित करके अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, और दाब में परिवर्तन करके अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। तो आइए हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो, अगर मैं तापमान में परिवर्तन कर दूं, क्या कर दूं? ताप में परिवर्तन कर दूं, मतलब कुछ ताप दूं या कुछ ताप ले लूं। तो कोई पदार्थ है, उसको कुछ और ताप दें, या उस पदार्थ से कुछ और ताप बाहर निकाल लें, तो उसकी अवस्था क्या हो जाएगी? तो उसकी अवस्था परिवर्तित होगी। जैसे कि कोई ठोस है, इसको आपने क्या दिया? ताप दिया। इसको आपने ताप दिया, तो ये ठोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। और जिस न्यूनतम ताप पर, किस पर? जिस न्यूनतम ताप पर, जिस न्यूनतम ताप पर कोई भी ठोस द्रव में कन्वर्ट होते हैं उसको उसका गलनांक या फिर मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अगर आपसे पूछ लेगा कि मेल्टिंग पॉइंट किसे कहा जाता है, तो मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है कि उस न्यूनतम तापमान को किसी भी पदार्थ का
ठोस का मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है जिस ताप पर वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है। जैसे अगर हमसे बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट पूछेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे अधिक अगर हमसे टंगस्टन का पूछ लिया तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस होता, जो कि सबसे अधिक है। यही कारण है कि टंगस्टन का प्रयोग भी करते हैं वैद्युतीय उपकरण में फिलामेंट के रूप में। तो ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गलनांक बोलते हैं। अब ये संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? देखो, संगलन, संगलन को ही गलन बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या हो गया, संगलन ही गलन है, मतलब मेल्टिंग। तो आपसे पूछ रहा है कि सर संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या है, मतलब लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। गुप्त ऊष्मा को इंग्लिश में लैटेंट हीट बोला जाता, लैटेंट हीट। लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग क्या? जैसे किसी पदार्थ को आप गर्म करते हैं तो तुरंत नहीं पिघलता, कुछ समय तक वो ऊष्मा लेता है, फिर अपनी उस अवस्था को परिवर्तित करता। तो पूर्णतः अवस्था को परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा आपने दिया, तो उस ऊष्मा के कारण उसके ताप में परिवर्तन नहीं होता, अवस्था में परिवर्तन होता। इस ऊष्मा से क्या होता है, ताप में परिवर्तन नहीं होता। ताप में क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जो अवस्था है वो अवस्था क्या होती है, परिवर्तित होती है। तो जितना आपने ऊष्मा दिया उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए, उस को क्या बोलेंगे, गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। और किसी ठोस को द्रव में बदलने के लिए दी गई बदलने के लिए दी गई ऊष्मा, ये क्या है, गुप्त ऊष्मा। और संगलन की गुप्त ऊष्मा ये हो गई कि कोई ठोस है द्रव में बदलने के लिए जिसको जितनी उसको ऊष्मा दी गई है, तो वो ऊष्मा गुप्त हो जाती है, मतलब ताप में वृद्धि नहीं करती लेकिन अवस्था में वृद्धि करती है, अवस्था में परिवर्तन करती है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, संगलन की गुप्त ऊष्मा बोला जाता है। ठीक है क्या? और ये क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब है, उस वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम पदार्थ को परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा दी जाती है उसको बोला जाता है। अभी तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा क्वथनांक, क्या कह रहा, क्वथनांक, जिसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। क्या है ये बॉइलिंग पॉइंट, जरा इसको समझते हैं हम। तो देखो, कोई द्रव है, द्रव क्या होगा, वाष्प में बदलेगा, अरे बोलो, और बदलने के बाद वो उबलने लगता। जैसे आप पानी को गर्म करते होंगे तो पानी पहले वाष्प में बदलता और उसके कुछ समय बाद वो उबलने लगता। तो जिस न्यूनतम टेम्परेचर पे, जिस न्यूनतम ताप पर, किस ताप पर, न्यूनतम ताप पर कोई द्रव उबलना शुरू करता, उबलना शुरू करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, जिस न्यूनतम ताप पर कोई द्रव उबलना शुरू करता है उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। जैसे कि अगर मेरे से पूछा जाए कि सर ये बताइए जरा, पानी का क्वथनांक कितना है,
पानी का क्वथनांक। तो आप जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलना शुरू करता है, उबलने लगता है, इसलिए पानी का क्वथनांक क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेगा केल्विन पैमाने पर कितने होता है, तो आप जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 100 जोड़ दोगे इतना केल्विन, मतलब केल्विन पैमाने पे ये होगा 373 केल्विन। एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसलिए हमने बता दिया। चलिए आगे आते हैं। कह रहा ऊर्ध्वपातन क्या क्या? ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन किसको बोला जाता है? सब्लिमेशन को बोला जाता। ऊर्ध्वपातन किसको बोलते हैं हम लोग? सब्लिमेशन को बोलते हैं। सब्लिमेशन देखो, जनरली आप ठोस को गर्म करेंगे, कोई ठोस है, उस ठोस को क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो उसे द्रव में परिवर्तित होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस अवस्था में है, इसको गर्म अगर आप करते हैं तो द्रव में परिवर्तित ना होकर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता। ठोस को आप गर्म करेंगे तो किस में परिवर्तित होना चाहिए था? द्रव में। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं कि ठोस को गर्म करने पर द्रव में नहीं, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता। ठोस का इस तरीके से गैस में परिवर्तित होना क्या कहलाता? ऊर्ध्वपातन। मतलब जिस प्रक्रिया के तहत, जिस प्रक्रम के तहत कोई ठोस बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में बदल जाता है, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और जिस पदार्थ का ऊर्ध्वपातन होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वपतित पदार्थ। क्या बोला जाता है उसको? ऊर्ध्वपतित पदार्थ बोला जाता। जैसे कि, तो आप कपूर जानते हैं, कैम्फर जिसको बोलते हैं। शुष्क बर्फ, जैसे कि शुष्क बर्फ, क्या? शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। जैसे कि नेफ्थलीन या अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ये सभी के सभी क्या है? ऊर्ध्वपतित पदार्थ। और सब क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है। क्लियर है? चलो अब आगे आते हैं हम। कह रहा है कि वाष्पीकरण क्या? वाष्पीकरण क्या है? हमने बताया कि कोई भी द्रव है, द्रव का वाष्प में बदल जाने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण कहलाएगा। द्रव का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या होता है? वाष्पीकरण। अगर आपसे पूछ लेगा कि वाष्पीकरण क्वथनांक से नीचे के ताप पर होता है या ऊंचे ताप पर, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन है एग्जाम का। वाष्पीकरण जो होता है, वाष्पीकरण जो होता है वो क्वथनांक से नीचे ताप पर होता। मतलब पहले कोई पदार्थ वाष्पीकृत होना शुरू होता है और फिर तापमान बढ़ाने पर वो उबलना शुरू करता। ठीक है? इसलिए आपने देखा होगा कि कोई जब भी कभी आप पानी को गर्म करते हैं तो कुछ देर के बाद उसकी सतह पर वाष्प बनना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अभी वो कूद नहीं रहा, लेकिन कुछ समय के बाद वो पानी कूदने लगता। ठीक है? अब इस वाष्पीकरण को प्रभावित करने के भी कुछ कारक होते हैं। कह रहा है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन, क्या है? तो भैया सबसे पहला तो सतही क्षेत्रफल। क्या है? सतही क्षेत्रफल। वाष्पीकरण की जो दर होती है सतही क्षेत्रफल का सीधा समानुपाती होता। मतलब जिसका सतह जितना ज्यादा होगा
सतही क्षेत्रफल, उसमें वाष्पीकरण की दर उतनी ज्यादा होगी। मतलब एक पाव दूध है, मान लेते हैं 250 ml दूध है, उसको आप एक गिलास में रखिए और एक थाली में रखिए। 250 ml दूध को आप गिलास में भी रख दीजिए और थाली में भी रख दीजिए, छोड़ दीजिए। तो जल्दी ठंडा कौन होगा? थाली वाला, क्योंकि गिलास का सतह कम है तो वाष्पीकरण की दर कम होगी। थाली का क्षेत्रफल ज्यादा है तो वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी। तो जल्दी वाष्पीकृत कौन होगा या जल्दी ठंडा कौन होगा? तो थाली वाला। क्लियर है क्या? चलो दूसरा, वाष्पीकरण या द्रव पर ताप पर, वाष्पीकरण के ताप पर, तापमान पर, इसका भी शुद्ध समानुपाती होता है। मतलब अगर आप तापमान बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण की दर तेज हो जाएगी। आप क्या कहता है, लॉ को बढ़ा दीजिए, टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए तो जल्दी वाष्पीकृत होकर उड़ के वो खत्म हो जाएगा, चाहे वो पानी हो, दूध हो, चाहे जो भी चीज है। और अगर टेम्परेचर लो होगा तो उसकी वाष्पीकरण की दर क्या होगी? कम होगी। ये बात तो क्लियर है क्या? अब आर्द्रता पर, जिसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं, अगर आर्द्रता ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण की दर कम होगी। मतलब जैसे कपड़ा सुखाना है और एक कपड़े के अंदर का सारा पानी आपने निचोड़ दिया और दूसरा कपड़ा जिसका पानी भी नहीं निचोड़ा, तो जल्दी सूखेगा कौन? वो सूखेगा जिसके पानी को आपने निचोड़ दिया। कारण, क्योंकि निचोड़े हुए कपड़ों में आर्द्रता कम है, नमी कम है, जबकि यूं ही जो कपड़ा था जिसको आपने भिगो के बस रख दिया था उसमें नमी ज्यादा। तो जब नमी या आर्द्रता ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण की दर कम होगी, ठीक है, और नमी आर्द्रता कम होगा तो वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्या? तो नेक्स्ट सर, गति हवा की गति पर, इसको कुछ ऐसा याद करते हैं, हवा की गति पर। अगर हवा की गति ज्यादा है तो वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी। जैसे आप देखते होंगे ठंडे के दिनों में कपड़े नहीं सूख रहे हैं क्योंकि सूर्योदय नहीं हो रहा मतलब पूरी तरीके से उतना, तो क्या करते हैं कि हम लोग पंखा चला के छोड़ देते हैं और पंखे के नीचे, चलते हुए फैन के नीचे कपड़े को छोड़ देते हैं तो वो सूख जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हवा वहां पे रहता है, हवा की गति होती है, तेज गति से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। मतलब क्या हुआ, वाष्पीकरण जो है वो सीधे समानुपाती है किसके? सतही क्षेत्रफल के। तापमान के भी सीधे समानुपाती है और हवा की गति के भी क्या है? सीधे समानुपाती है। तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, हवा की गति बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। लेकिन आर्द्रता के क्या होता है? उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। अगर आर्द्रता ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? कम होगी। इतनी बातें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा, हमने आराम से आपको बता दिया। बात क्लियर है क्या? चलिए, जब बात क्लियर हो गया, हमने इन चीजों को देख लिया है, तो आइए अब हम चलते हैं ओरिजिनल एनसीईआरटी की किताब पर और लाइन बाय लाइन उन चीजों को हम देखेंगे। ओके, आ जाओ, आपके सामने ये बुक रहा। क्या कह रहा है? हमारे आसपास के पदार्थ, या आपको ओरिजिनल एनसीईआरटी, ये कौन है आपका? ओरिजिनल एनसीईआरटी हो गया, हमारे आसपास के पदार्थ। क्या है? सो देखो, इसमें कह रहा है कि अपने चारों ओर नजर दौड़ाने, क्या बोल रहा है? अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं जिनका आकार, आकृति, बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, भोजन खाते हैं, पत्थर है, ये सभी क्या है? ये सभी के सभी पदार्थ। वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और आयतन घेरती है। जितने भी पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है? द्रव्यमान होता है और साथ ही साथ वो जगह घेरती है। सही बात है क्या? कह रहा है कि प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास
प्राचीन काल से मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहा। ये पंच तत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश है। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो या फिर कुछ भी हो। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म में रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया। आइए क्या किया है सो देखते हैं। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में हम देखेंगे। क्या है इधर सो देखिए। इसमें कह रहा कि पदार्थ किससे, तो भैया पदार्थ बना होता है पदार्थ का भौतिक गुण। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थे। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। जो पहले की विचारधारा थी उनका मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, जबकि अन्य की विचारधारा थी वो ये कह रहा था कि पदार्थ रेत की तरह कणों के रेत के जैसे कण होते हैं, छोटे छोटे महीन महीन, उस तरीके से पदार्थ होते हैं। सही मायने में देखा जाए तो दूसरे वाले ही ज्यादा क्या हुए, फेमस हुए और सही हुए। कह रहा है क्रियाकलाप करने को बोल रहा, कह रहा है कि 100 ml का बीकर ले, एक बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दे। कह रहा दिए गए नमक या शर्करा और कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दे, जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दे, उनके अनुसार नमक या शर्करा क्या हुआ, कहां गायब हो गए। अवश्य बात है वो बहुत छोटे रहते हैं और उन पदार्थों के कणों के बीच में स्पेस, खाली स्थान था जिसमें वो घुल मिल गए। कह रहा है कि उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच रखी हुई नमक या शर्करा पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और चित्र हमारा कैसा है, आइए चित्र में देखते हैं। यहां देखो, यहां देखिए, इसमें कह रहा है कि जब हम जल में, क्या बोल रहा है, जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों को रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, तो पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि उनको आप नग्न आंखों से बिल्कुल नहीं देख सकते। इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्होंने क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका सूत्र होता है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट का 2 या 3 क्रिस्टल लिया, जल में घोला। अब जो विलन बना उसका 10 ml लिया, इस जल में घोला। उसका जो विलन बना 10 ml लिया, इसमें घोला। फिर उसका 10 ml इसमें लिया, घोला। उसका 10 ml इसमें लिया, घोला। मतलब एक गिलास लिया, उसका विलन बनाया, 10 ml निकाला, उसको दूसरे जल में घोला, 10 ml निकाल के तीसरे में 10 ml। लेकिन 10 ml घोलने से भी अभी भी ये रंगीन है, मतलब बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, अभी भी ये रंगीन है। ये बात सही है, भले उसकी सांद्रता कम होती चली जाती है। उसकी सांद्रता क्या होती है, कम होती चली जाती है। कह रहा कि यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 ml भी रंगीन हो जाती है। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। तब तो वो क्या कर रहा था, रंगीन बना पा रहा था। कह रहा है इस स्थिति में कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी आप ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कह रहा पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, तब पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। तब ना आपने उसमें क्या किया, नमक या शुगर मिलाया तो उसमें वो घुल मिल गया पूरी तरीके से, तो जो खाली स्थान थे उसी में वो इंटर कर गए। ठीक है। कह रहा है कि यहां पे क्या कह रहा है जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। कह रहा पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, बात तो सही है।
पदार्थ के कण जो होते हैं वो निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। कह रहा है इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या करना है, देख लो। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दे। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता। अगर बुझी हुई अगरबत्ती है तो आपको उसके पास जाना पड़ेगा, लेकिन कोई जलती अगरबत्ती है तो कुछ देर के बाद आपके पास उसकी सुगंध आ जाएगी। मतलब जहां पे अगरबत्ती जल रही थी वहां पर के वायु को उसने सुगंधित किया और उसके कण हमारे पास, हमारे दूर, वहां से मैं दूर हूं उसके बाद ही मेरे पास आ जाता है। मतलब कण निरंतर क्या कर रहे हैं, गति कर रहा है। अगर अगरबत्ती जला दे तो क्या होता है, क्या दूर से इसकी सुगंध मिलती है, बिल्कुल मिलती है। इससे क्या बात साबित होता है कि निरंतर गति करते रहते हैं। यही क्रियाकलाप, अलग अलग क्रियाकलाप से ये बात समझाने का प्रयास कर रहा है। कह रहा है एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमानेंट का एक क्रिस्टल डालें और एक करके हिलाएं, और हिलाएं नहीं। कह रहा है कि गर्म वाला जब रहेगा पानी तो उसमें जल्दी घुलेगा, ठंडे वाले में कम घुलेगा, क्योंकि गर्म वाले में क्या होगा, तापमान होता है जिसकी वजह से उसके अंदर गति होती है, और गति होती है और फैलाव भी होता है। दो स्पेसेस बढ़ जाते हैं तो उसमें वो जल्दी घुल जाते हैं। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है, समय बीतने पर क्या होता है, इसे ठोस और द्रव्य कणों में क्या अंतर बदल, क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, हाँ बदलती है भाई। क्या है सो देखो, कह रहा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। सही बात है, तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों के समावेशन के कारण होता। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विषण कहलाता। जो दो विभिन्न पदार्थ है अपने आप घुल मिल गया उसको क्या बोलते हैं, विषण। जैसे यहाँ पे अगरबत्ती हमने जलाया, अगरबत्ती के कण हवा में मिल गए, घुल मिल गए, और ये घुल मिल के आपके पास पहुंच रहे हैं, तो मोमबत्ती के, अगरबत्ती के कण का हवा में घुल जाने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाता, हमारा विषण कहलाता। अच्छा, विषण की दर उसका ज्यादा होगा जिसका घनत्व कम होगा। जिस पदार्थ का घनत्व कम होगा उसके विषण की दर क्या होगी, ज्यादा होगी। यहां पे आप बोल रहा है कि पदार्थ के कण, यहां पे क्या बोल रहा, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। सही बात, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और एक दूसरे पे एक बल भी लगाते हैं, जिसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बोला जाता, अंतः आणविक बल बोला जाता। ठीक है क्या, तो अगर जैसे कि एक उदाहरण अगर आपको देखने को बोला, क्रियाकलाप, इस खेल को एक मैदान में खेले, आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाए। पहला समूह ईद मिश्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे से पीछा कस के पकड़ रहा है। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले। चौथा समूह वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करे। किस समूह को तोड़ना आसान था, जो जितना ज्यादा कसा हुआ रहेगा उसको तोड़ना मुश्किल होगा, और जो कसे हुए तरीके से एक दूसरे को नहीं पकड़ के रखेगा उसको तोड़ना आसान होगा। कह रहा है कि ऊपर तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। ठीक है क्या, क्या बोल रहा है सो देखो जरा, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है, ये सभी पदार्थ सुगंध, अच्छा इत्र की सुगंध पदार्थ नहीं है, इत्र पदार्थ। इसमें कह रहा है कि पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर, हमने देखा है 5 अवस्थाएं हो मुख्य रूप से। आइए इसमें देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ। इसमें कह रहा कि अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें। ठोस, द्रव, गैस मुख्य रूप से 3 होते हैं। पदार्थ की ये अवस्था है उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से हम 3 ही अवस्थाओं को पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में चौथी और 5वीं अवस्थाएं भी
पूछे जाते हैं। तो पदार्थ, ये ठोस अवस्था के बारे में बोला है कि ठोस अवस्थाओं के बारे में जरा हम देखें। कह रहा है कि कोई वस्तु है, उसको हथौड़ा से मारने, खींचने, गिराने से क्या उसका आकार निश्चित रहता है या नहीं रहता? क्या उसको संपीड़ित किया जा सकता है आसानी से? क्या पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह, कोई ठोस है एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है क्या? उसका विषण हो पाता है क्या? तो नहीं। जो ठोस पदार्थ है उसका विषण नहीं होता, उसको संपीड़ित करना भी आसान नहीं होता, उसके आकार एक निश्चित आकार के होते हैं, उसका आयतन भी स्थिर होता है, और उसको हथौड़ा वगैरह से क्या कहता है, आप नहीं उसके आकार अब आपको आसानी से बदल सकते हैं। कह रहा उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट जाते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। क्या बोल रहा है? बल लगाने पर ठोस टूट तो जाएंगे लेकिन आकार नहीं बदलता। कह रहा बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए दृढ़ होते हैं। रबर बैंड को क्या माना जाए? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? आकार बदल सकते हैं, लेकिन ये इसके बावजूद भी क्या है? ठोस है। स्पंज भी ठोस है क्योंकि उसके बीच खाली स्थान होते हैं, हवा भरी हुई होती है, लेकिन वो भी ठोस ही है। बोल रहा है कि बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटाने पर वह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है, इसलिए क्या है? ठोस है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले या किसी प्लेट या जार में रखें, क्रिस्टल के आकार नहीं बदलता। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलते हैं जिससे इसका संपीड़न संभव हो पाता है। लेकिन क्या स्पंज ठोस है, द्रव है, गैस है? तो भैया ये भी एक ठोस ही। ठीक है, चलो पूछेगा तो स्पंज दब क्यों जाता है? क्योंकि उसके स्थानों मतलब उनके कणों के बीच में क्या होते हैं? खाली स्थान होता है। उनके कणों के बीच में क्या होते हैं? खाली स्थान होते हैं, इसलिए वो आपको दब जाता है। आइए इसको देखते हैं। ठीक है क्या? चलो, इसमें कह रहा कि द्रव अवस्था, कह रहा जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पे अलग अलग बर्तन में रखने पे क्या होता है? इसका अलग अलग आकार हो जाता है। द्रवों को फर्श पर डाल देंगे तो क्या फैल जाएगा पूरा। परीक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। मतलब 1 लीटर कोई अगर मिल्क है और उसको आप किसी भी बर्तन में रखें वो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन उसका आकार बदल जाएगा बर्तन के हिसाब से। तो वही ये बोलना चाह रहा है। क्या बोल रहा है? सो देखोगे, यही बोलना चाह रहा है कि जिस बर्तन में नहीं रखा जाए उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है, इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। कह रहा है कि द्रव दृढ़ नहीं होते, तरल होते हैं। कह रहा है कि वातावरण की गैसें विषित होकर जल में घुल जाती है। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं और पौधों के अनिवार्य होता है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों घुल मिल जाते हैं। क्या कह रहा? समझो। कह रहा है कि ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विषण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। तो सबसे अधिक विषण की दर किस में होगी? तो सबसे अधिक गैस में होगा। उसके बाद किस में होगा? गैस के बाद द्रव में होगा। उसके बाद किस में? ठोस। ठोस में विषण नहीं होता। क्यों? क्योंकि रिक्त स्थान उसमें उतने नहीं होते हैं। जिसमें जितना ज्यादा रिक्त स्थान होगा उसके विषण की दर उतनी ज्यादा होगी। ओ माय गॉड, वापस आना पड़ेगा। लो, गला गैसीय अवस्था, गैसेस स्टेट के बारे में आपसे पूछा। कह रहा आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो एक गैस के ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में
हवा भर देता है, बिल्कुल ध्यान दिया है। ठीक है, एक से ही क्या करता है, हवा भर देता है। सिलेंडर में वो कितने गुब्बारे भरता है? तो भाई बहुत सारे गैसेस क्या है, संपीड़ित करके उस सिलेंडर के अंदर भरे हुए रहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं पिस्टन है, ये जो, या सिरिंज जानते हैं, तो ये सिरिंज है। अगर यहाँ पे रबर कॉर्क लगा देंगे और 10 सिरिंज को यहां से यहाँ तक दबाएंगे, यहां से दबाना आसान है, लेकिन इसके बाद ये दबेगा नहीं पूरी तरीके से। कह रहा हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी अधिक होती है। सबसे अधिक संपीड़ितता किसकी होगी? गैस की। उसके बाद द्रव की, उसके बाद किसकी? ठोस के। क्या संपीड़ितता, क्या विसरण, संपीड़ितता और क्या विसरण। विसरण सबसे अधिक किसका होगा? गैस का, फिर किसका? द्रव का, और फिर किसका? तो ठोस का। कह रहा है कि जो हम घर में यूज करते हैं एलपीजी या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग होता है। संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। किसे? गैस को। कह रहा हमारे नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। सही बात है, क्या बन रहा है हमें मालूम चल जाता है। क्या ये गंध हम तक कैसे पहुंचते हैं? विषण से पहुंचते हैं। खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। गंध के कण और भी दूर जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास कुछ ही क्षणों में पहुंच जाते हैं, क्योंकि जब पका हुआ होता है तापमान उच्च होता है तो विषण की दर क्या होती है? तेज होती है। तापमान उच्च होने पर विषण की दर क्या होती है? तेज होती है। विषण की दर तापमान का सीधा समानुपाती होता है। ठीक है क्या? जैसे देखो यहां पे हमने लिया गैस, गैस के बीच में इसके थोड़ा सा कण को, थोड़ा सा पार्ट को लेके यहाँ पे जूम किया गया है। देखो गैस में काफी खाली स्पेस है, इतना इतना खाली स्पेस, बहुत खाली स्पेस है, और ज्यादा स्पेस है तो ये ज्यादा गति कर सकता है इधर उधर। इसके बीच में खाली स्पेस थोड़ा सा कम है तो गति करेगा, लेकिन थोड़ा कम करेगा। कौन? द्रव। लेकिन इसके बीच में खाली स्पेस नहीं है, एक पैटर्न में है, क्रिस्टल के रूप फॉर्म में है, तो ये गति उतना नहीं करेगा। यही कारण है कि सबसे अधिक विषण किस में होगी? गैस में। सबसे अधिक विषण किस में होगी? गैस में, उसके बाद द्रव में, और फिर क्या होगा? ठोस में। तो सबसे अधिक गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। ठीक है क्या? चलो क्या कह रहा सो देखो, कह रहा है गैसीय अवस्था में कणों की गति और नियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। गैस भी दबाव डालती है अपने बर्तन के सतहों पर, द्रव भी दाब डालती है, और वो भी चारों दिशाओं में दाब डालते हैं। कह रहा है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। हमने बताया था आपको कि ताप से बदला जा सकता है, दाब से बदला जा सकता है। दाब देकर कैसे? तो हाई प्रेशर पर, उच्च दाब पर जो गैस है उसको द्रव में बदल दिया जाता है और सिलेंडर में भर दिया जाता है। ताप देकर कैसे? तो आप जानते ही हैं ताप देकर कैसे बदल सकते हैं हम। तो भाई बर्फ को थोड़ा सा ताप देते हैं, वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से। तो बोल रहा है कि ठोस जैसे कि बर्फ, द्रव जैसे कि जल, गैस जैसे कि जलवाष्प। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। कह रहा तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तो आप जानते हैं तापमान परिवर्तन से
देखो इसमें क्या कह रहा है, देखो कह रहा है ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उनको कणों के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। उष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेते, इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोई ठोस है, उसको आपने तापमान दिया तो उसमें क्या आ गया, एनर्जी आया, तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके कारण वो अधिक गति करेगा और ज्यादा गति करेगा, ज्यादा बहाव होगा। ज्यादा बहाव होगा और बहाव का गुण किस में है, द्रव में है, सबसे अधिक गैस में है। तो ठोस पहले किस दिशा में कन्वर्ट होगा, द्रव की ओर कन्वर्ट होगा। क्या कह रहा है यहां पर, सो देखो एक आ जाइए, देखो यहां क्या कह रहा है, सो देखा जाए। ओके, क्या क्या एक्सपेरिमेंट दिया, कुछ नहीं, एक कांच की छड़ लिया है और इसमें बर्फ रखा और थर्मामीटर से मेजर कर रहा है कितना ताप। फिर नीचे से बर्नर दिया, फिर अब इसमें जल रखा, अब टेम्परेचर को मेजर कर रहा। तो कह रहा कि क्या कह रहा, सो देखो कह रहा है कि कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी होती है, एक अवस्था ऐसी होती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता। एक अवस्था ऐसी होती है कि ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस न्यूनतम तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। मतलब अगर गलनांक ज्यादा है, इसका मतलब यह हुआ कि उसके कणों के बीच में आकर्षण बल क्या है, बहुत ज्यादा। अगर गलनांक कम है, इसका मतलब हुआ कि उसके कणों के बीच में आकर्षण बल कम है, इसलिए वो जल्दी ताप पाकर टूट जा रहा है। कह रहा बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं, संलग्न बोला जाता है। संगलन, संगलन बोला जाए या फिर गलन बोला जाए, एक ही बात। कह रहा है किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है, हमने बताया था आपको कि तापमान समान रहता है, अवस्थाएं परिवर्तन होता है, तो ऊर्जा कहाँ चली जाती है, गुप्त ऊष्मा के रूप में चली जाती है। कह रहा है गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है, अतः यह माना जाता है कि सामग्री में ऊष्मा क्या है, छुप गई। कह रहा कि यह माना जाता है यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहां गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से, वायुमंडलीय दाब पर, किस पर, किस पर, कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को, समझिएगा ये एग्जाम में पूछता काम की चीज है। कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की प्रक्षुब्ध ऊष्मा कहते हैं या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन पर जल के कणों के ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। क्या कह रहा है ये समझिएगा जरा। ये कह रहा, यहां समझेंगे कि 0 डिग्री पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। बर्फ में कम ऊर्जा, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री ही सेल्सियस पे
बर्फ भी है और 0 डिग्री सेल्सियस पे जल भी है। तो जल में ज्यादा ऊर्जा होगी, बर्फ में कम होगी, और ये इसकी गुप्त ऊष्मा के कारण होता है ऐसा। आइए इसमें क्या कह रहा है, सो देखो। कह रहा है कि जब हम जल में उसमें ऊर्जा देते हैं, जब हम जल में उसमें ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। सही बात है। जब द्रव को देंगे उच्च ताप तो वो धीरे 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 अपने आकर्षण बल को तोड़ के हुए गैस में परिवर्तित हो जाता है। अब कह रहा है आपसे कि जिस कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाता है कि वो आपस में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273 प्लस 100 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है क्या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह परिभाषित कर सकते हैं जैसे कि हमने संगलन की गुप्त प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया। 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कोई भी पदार्थ क्या होता है? कोई पदार्थ नहीं, कोई भी जल भाप में या वाष्प में बदल जाता है। सही बात है क्या? ओके। कह रहा है, क्या कह रहा है सो देखो। कह रहा है क्या, सो देखिए इधर इस क्वेश्चन, इसमें कह रहा है आपसे कि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लिया। कह रहा है कि ठोस अवस्था है, वो ऊष्मा लेगा तो द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊष्मा लेके गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो गैस है, और जो गैस है वो ऊष्मा देकर रिलीज करके शीतल होके द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऊष्मा रिलीज करके ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। यही कारण है कि अगर आपसे पूछ लेगा द्रव से ठोस से बदलना कैसा प्रक्रम है, ये ऊष्मा शोषी है, ये ऊष्मा लेता है। द्रव से गैस से बदलना ये भी ऊष्मा शोषी, लेकिन इसका उल्टा आना पड़ेगा। गैस से द्रव, द्रव से ठोस, या सीधे गैस से ठोस, ये सभी क्या है? ऊष्मा क्षेपी। ठीक है क्या? चलो। कह रहा है, कहता हम कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। तापमान बदलकर उसकी अवस्था को हम बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने में पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस से सीधे गैस में और वाष्प ठोस में बदल जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है ऊर्ध्वपातन। जैसे कि कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सब। एक दिखाया आपको एक्सपेरिमेंट। बोला कि क्रियाकलाप थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड ले और इसे चूर्ण करके चीनी की प्याला में चाइना डिस्क में डाल दे। एक कीप को उल्टा करके इसे थाली प्याली के ऊपर रख दे। इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख दे, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। और चित्र क्या है, आइए इधर देखिए। चित्र आपके सामने क्या है? अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन किया जा रहा, यहाँ रखा गया है। ये क्या होगा? वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है। यहाँ पे क्या रखा हुआ है? रुई का टुकड़ा। और ये अमोनियम क्लोराइड गायब हो जाएगा। गायब क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसका क्या हो गया? ऊर्ध्वपातन। क्या रहा? द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? निक्षेपण कहते हैं। समझिएगा बात। ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहते हैं। और गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण, क्या? निक्षेपण या डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है क्या? चलो। कह रहा है दाब परिवर्तन का, ये तो था ताप परिवर्तित करके, ताप देकर।
दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है, आइए उसको देखते हैं। क्या हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। इस सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? क्या दाब बढ़ाने या घटाने से? हाँ बिल्कुल होता है दाब बढ़ाने घटाने से। जैसे यहाँ पे देखो क्या किया गया, दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता। यहाँ पे है पिस्टन से दबाया गया, ये कण दब के थोड़ा सा नीचे आ गए, और दबाया गया तो कण और नीचे आ गए। मतलब उतना ही कण पहले इतना स्पेस ले रहा था, अब इतना स्पेस लिया, अब मात्र इतना स्पेस लिया। मतलब दाब बढ़ाकर हम कम जगह पर, कम दूरी पर, कम स्पेस पे हम किसी गैस को क्या कर सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं और उसकी अवस्था को ही परिवर्तित कर सकते हैं। वो जो गैस है उसको दाब देकर हम किस में, द्रव में, और उसको और दाब देकर हम ठोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कह रहा है कि दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में, दाब क्या होगा, बढ़ेगा, तापमान क्या होगा, घटेगा। दाब को बढ़ाना है, प्रेशर को बढ़ाना, टेम्परेचर को घटाना, तब क्या होगा, गैस द्रव में कन्वर्ट होगा। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? बिल्कुल सुना है। इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का मान 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, और इसका भी क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। ठीक है, तो शुष्क बर्फ का भी ऊर्ध्वपातन होता है, कैम्फर का भी होता है, ये सब हमने आपको पहले बता रखा है। कह रहा है कि यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। कह रहा है इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव, गैस दाब और तापमान दोनों द्वारा तय की जाती है। सही बात है। ठोस है, ठोस कन्वर्ट होगा द्रव में तो उसको बोलेंगे संगलन। ठोस द्रव में कन्वर्ट हुआ संगलन, लेकिन द्रव ठोस में उसको जमना बोलेंगे, फ्रीजिंग। द्रव गैस में कन्वर्ट हुआ उसको वाष्पीकरण, लेकिन गैस द्रव में कन्वर्ट होगा उसको संघनन यानी कंडेंसेशन बोलेंगे। द्रव अरे ठोस सीधे गैस में गया उसको ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन, लेकिन गैस सीधे ठोस में आया तो उसको निक्षेपण यानी डिपोजिशन बोलेंगे। तीनों अवस्थाओं में पदार्थों का अंतर रूपांतरण हमने देखा। अब आइए हम देखते हैं वाष्पीकरण को। कह रहा पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव उष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित होता है। सही बात है। बोले गीले कपड़े सूख जाते हैं, इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ, उड़ गया, वाष्पीकृत हो गया। फिर हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव, ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। क्या बोल रहे हैं, सो देखो बोला क्वथनांक से कम तापमान, एग्जाम में पूछेगा, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, वाष्पीकरण बोलते हैं। सही बात है क्या? बोला वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, इसे कारक को हमने दिखाया था, लेकिन आइए एक बार और देख लेते हैं। क्या वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। एक प्रश्नली लिया, 5 ml का जल लिया, उसमें खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दे। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखे, उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दे। खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा के किसी मतलब अलग अलग जगह पर रखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो उससे दिखाया जाएगा कि अलग अलग जगह पे अलग अलग परिवर्तित हो रहा है, क्या हो रहा है। आइए उसको समराइज करते हैं यहाँ पर।
कह रहा है कि क्या वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्र, वायु की चाल का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ा इसको आप नोट करिए। ऐसा क्रियाकलाप में करने को बोला। आइए हम लोग यहां देखते हैं। कह रहा आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की जो दर है, रेट ऑफ इवापोरेशन जो है, वो किसके साथ बढ़ती है? आइए देखते हैं। इसमें कह रहा कि सतह क्षेत्र बढ़ाने पर, सतह के क्षेत्र को बढ़ा देंगे तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, जो हमने आपको बताया है। अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें क्या करते हैं? फैला देते हैं। अगर कपड़े को फैलाएंगे नहीं तो वो जल्दी सूखेगा नहीं, गीला गीला रह जाएगा। ठीक है, क्यों करते हैं? तो उसके सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए। कह रहा तापमान में वृद्धि करके भी वाष्पीकरण की दर बढ़ाया जा सकता है। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। कह रहा है कि आर्द्रता, आर्द्रता में कमी वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा की आर्द्रता कहते हैं। जब किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास के वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है, जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। मतलब आर्द्रता ज्यादा, वाष्पीकरण की दर कम। अगर आप चाहते हैं कि वो वाष्पीकृत हो तो नमी कब होना चाहिए? वायु की गति में वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है और वो जल्दी वाष्पीकरण कर होके सूख जाते हैं। सही बात है। तो ये सब चीज हमने आपको पहले ही बता रखा है थ्योरी जब पढ़ा था तो, लेकिन आइए इसको भी देख लेते हैं। कह रहा वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है? देखो, जैसे पसीना छूटा शरीर से तो वाष्पीकरण होगा तो हमारी ऊष्मा भी बाहर निकल जाएगी हमारे शरीर से। तो हमारे शरीर से जो ऊष्मा बाहर निकलेगी और ऊष्मा का ह्रास होना ही ठंडापन का एहसास दिलाना। ओ भाई गजब। कह रहा खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता। वाष्पीकरण के दौरान कम ही ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। सही बात। कह रहा है कि जब आप एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपने हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? ठंडा महसूस होता है। इसके कण आपके हथेली पर उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। कह तेज धूप वाले गर्म दिन के बाहर लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? हमने बताया था पसीना, हमने बताया तो घड़ा में जो जल रखते हैं ठंडे के दिनों में, अरे गर्मी के दिनों में घड़ा रखते हैं, घड़ा में जल रखते हैं और वो भी क्या करता है? वाष्पीकृत करता उष्मा को, जिससे उष्मा का ह्रास होता है और जल ठंडा महसूस होता है। घड़े में जो जल रखे होते हैं उसको पीने पे बड़ी बढ़िया प्यारा लगता है, टेस्टी लगता है। कह रहा है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि सूती कपड़े क्या करते हैं? हमको ठंडक महसूस कराते हैं। कह रहा है शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है और पसीना वाष्पीकृत होगा तो हमको क्या होगा? शीतलता महसूस होगी, ठंडक महसूस कराएगा। पहले यहां देखते हैं फिर वापस वहां जाएंगे। कह रहा है कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्षुब्ध ऊष्मा के बराबर उसमें ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। क्या कह रहा है? क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है और हमको सूती कपड़ों में बड़ी राहत महसूस होती है। ठीक है, चलो अब दिया हुआ है कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आते हैं? देखो, किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल के बूंदे नजर आने लगेंगे। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा क्या होती है? ठंड होती है।
जिससे ऊर्जा का ह्रास होता, ऊर्जा के ह्रास होने के कारण वो क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं द्रव में। कह रहा है कि पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। इसलिए जब कभी आप क्या कहता है, कोई ग्लास में बर्फ रखते हो, देखिएगा उसके बाहरी सतह पर ठंडा पानी आ जाएगा। बूंद। अब आइए इसको जरा देखते हैं। साइंस टेस्ट के बारे में कुछ बातें हैं, पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में कुछ बातें हैं। चौथी अवस्था, पांचवी दोनों। कह रहा है कि वैज्ञानिक ने 5 अवस्थाओं की चर्चा करा। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो कि पांचवी अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा जो कि चौथी अवस्था। प्लाज्मा क्या है, आइए इस बातों को देखिए। कह रहा है इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियोन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियोन बल्ब के अंदर नियोन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस या अन्य गैस होते हैं। नियोन बल्ब में नियोन गैस, फ्लोरोसेंट ट्यूब वाले में हीलियम या फिर अन्य अक्रिय गैस होता है। कह रहा है जब इससे विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। तो प्लाज्मा क्या होता है, उच्च तापमान पर होता है और यह आयनीकृत गैस है। ठीक है, और यह आपको क्या हो गई, पदार्थ की चौथी अवस्था। आइए पांचवी अवस्था के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। कह रहा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस, सोचिए भारतीय के वैज्ञानिक थे, ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की, कुछ कैलकुलेशन किया। उन कैलकुलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की। मतलब पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में सबसे पहले गणना किसने किया, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में सर्वप्रथम गणना किया हमारे भारत के वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने। उस कैलकुलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिससे इन दोनों को के नाम को मिला के एक अवस्था दे दिया गया, जिसे बोल दिया गया बोस। बोस मतलब सत्येंद्रनाथ बोस, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले क्या, पहले नाम दे दिया। और आइंस्टाइन ने उसके बाद मतलब अवस्था के बारे में बताया, तो आइंस्टीन, इसलिए इसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट शॉर्ट फॉर्म में बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोला गया। अब क्या हुआ कि सन 2001 में, 1920 में सत्येंद्रनाथ बोस ने कैलकुलेशन किया था इसके बारे में, लेकिन उसके कई वर्षों बाद 2001 में अमेरिका के एरिक ए कार्नल, वुल्फगैंग कैटरले और कार्ल ए वैमन को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए, जिन्होंने अवधारणाएं दी, जिन्होंने कल्पना किया, उसको अवस्था के रूप में प्राप्त किया किसने, इन तीनों वैज्ञानिक ने, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार 2001 में मिला था, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। कह रहा है सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग, क्या कह रहा, सामान्य वायु के घनत्व के, क्या कह रहा, सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर, मतलब बहुत कम घनत्व, क्या बहुत कम घनत्व, 1/1,00,000, इतना कम घनत्व, साथ में तापमान क्या होगा, ये भी बहुत कम, बहुत कम। तो कह रहा है कि सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बोस आइंस्टीन कंडेंसेट तैयार होता है। और इसको आप यहां पे जाके पढ़ सकते हैं chem4kids.com पर जाके। पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था के बारे में और अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ रहा इस चैप्टर के अंदर, जो हमने आपको सारा कुछ बता दिया। आइए आगे देखते हैं इस चैप्टर में आपने क्या सीखा। देखो, जब कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो इसको जरूर रीड करिए एक बार कि आपने क्या सीखा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें रहती है।
कह रहा है द्रव्य, द्रव्य मतलब कोई भी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, सही बात है। हमारे आसपास द्रव्य तीन अवस्थाओं में विद्यमान है, ठोस में, द्रव में, गैस में। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस के कणों में सबसे कम होता। ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। समझो क्या बोल रहा, बोला है गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। और रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, विसरण, विसरण, ये सभी के सभी सबसे अधिक किसमें हो गए? गैस में। उससे कम किसमें होगा? द्रव में। और सबसे कम किसमें होगा? ठोस में। सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किसकी होगी? गैस की, क्योंकि इसमें गति सबसे अधिक होता, रिक्त स्थान ज्यादा होता। कह रहा ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान, गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैसों के लिए अधिकतम, किंतु द्रवों के लिए क्या होता है? मध्य होता। कह रहा है कि ठोसों के लिए उनके, ये तो हो गया, ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे पर से फिसल और स्खलित हो जाती है। गैसों में कोई क्रम नहीं होता, इनके कण अनियमित रूप से विषण करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब दोनों से किया जा सकता है। क्या ऊर्ध्वपातन किसको बोलते हैं? तो आप जानते हैं ऊर्ध्वपातन क्या है? ठोस द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में परिवर्तित होता है। निक्षेपण क्या है? गैस सीधे ठोस में परिवर्तित, उसको निक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, चलो फिर क्या बोल रहा है? फिर बोला क्वथनांक क्या है? जिस पर समष्टि के कण द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित, उसको क्वथनांक बोलते हैं। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। वाष्पीकरण किस पर निर्भर करता है? तो आप जानते हैं वाष्पीकरण सतही क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। फिर किस पे? जिसका वायुमंडल के प्रति प्रत्याग होता है। तापमान पर, तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। आर्द्रता पर, वायु की गति पर। कह रहा वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है, सही बात है। यही कारण है कि पसीना आता है तो उसके बाद हमको ठंडक महसूस होती है। कह रहा वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होती है। संकलन की गुप्त उष्मा क्या है? तो ये ठोस से, ये क्या हो गया? 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संकलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है, तो ये गुप्त उष्मा है। कुछ दिया गया है आपको, कुछ मापने योग्य राशियां दिया गया, उनके मात्रक दिया गया, जैसे तापमान का केल्विन होता है, लंबाई का मीटर होता है, सहती का किलोग्राम, द्रव्यमान का किलोग्राम, भार का न्यूटन होता है, आयतन का घन मीटर क्यूब होता है, घनत्व का किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, दाब का क्या होता है? पास्कल। ये भौतिक राशि है, ये इसका मात्रक है और ये इसका सिंबल है, नोटेशन। तो इस चैप्टर के अंदर जितनी कुछ चीजें दी गई थी हमने बड़ी प्यार से आराम से आपको बता दिया। पहले लिख लिख के सारी बातें हमने समझाया आराम से, फिर ओरिजिनल एनसीईआरटी किताब को आपको हमने लाइन बाय लाइन पढ़ा दिया, बता दिया। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे। बाय बाय, टेक केयर, बाय।